प्रॉपर्टी के हिसाब से ए यू वी किसके बराबर आता है, ए इंटू यू वी का इनर प्रोडक्ट। ओके, सो जो कॉन्जुगेट है वो तो बाहरी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अभी जो आपको मैं एक कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ, एंड दैट इज वेरी मच रेलिवेंट, एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय रेलिवेंट, इज अबाउट a chapter number 6 that is called inner product spaces. So I will not be going into much detail of this topic of inner product space the way that this book has covered, but I will be just directly go into the concept which I have asked for from you guys in the final, so that you can solve it. तो अच्छा देखिए, इसकी एक चीज़ तो ये होती है इनर अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ मैट्रिक्सेस, और मैंने आपको मैट्रिक्स बताया था कि मैट्रिक्स जादू है। तो लीनियर अलजेब्रा विदाउट मैट्रिक्स इज जस्ट नो कॉन्सेप्ट। तो ये इनर लीनियर अलजेब्रा मीन्स द फिजिकल वर्ल्ड, the system of equations and the graphs. Either that is graph is a Cartesian coordinates of R2 or that is of R3, and then अगर उसकी फिजिकल मीनिंग नहीं है R3 के बाद R4 तक की शायद हमें फिजिकल मीनिंग मिल जाए, दैट इज लाइक फोर्थ डायमेंशन इज टाइम, बट फिफ्थ डायमेंशन की मीनिंग तो हमारे पास जहन में विजुअलाइजेशन के लिए कुछ भी नहीं है। But whatever it is linear algebra. Theoretically speaking, that is there. The fourth domain, the fourth dimension, the fifth dimension, and the n dimension. तो हम इसको जो है कॉन्सेप्चुअली देख रहे होते हैं और विजुलाइज कर रहे होते हैं सिर्फ 3 डायमेंशन में या 4 डायमेंशन में एट द मोस्ट। तो ये जादू है। तो अंदर की अंडरस्टैंडिंग को मैं आपको किसी वक्त में बता सकूंगा, बट राइट नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू द मैकेनिकल स्टेप्स which you want to which you will be performing, and then you will just get some result. So what is that thing? That thing is that inner product is defined just like a dot product, but inner product is just written in this way, that is u comma v. So that is the method of writing inner product. Otherwise what you used to write was in in a particular case, that is u dot v. But when we just go for vector space, then you just write it as u comma v. So that becomes inner product. And there are a few conditions, and then there are a few axioms which you have to just see that either that is an inner product vector space or not. तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन मैं इसको भी स्किप कर रहा हूँ, एंड डायरेक्टली वी आर गोइंग टू द इनर प्रोडक्ट की जो 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 हमारी एप्लीकेशंस हैं। So we are just defining this new concept of inner product on a general vector space. अब हम वेक्टर स्पेस को पढ़ते आ रहे हैं, एंड किसी भी चीज को, किसी भी डोमेन को वेक्टर स्पेस कहने के लिए या तो वो रियल नंबर है, तो इट्स अ वेक्टर स्पेस, यस। लेकिन हम रियल नंबर्स के अंदर हम जो वेक्टर स्पेस में हम डिफाइन करते रहे हैं वो करते रहे कि वेक्टर एडिशन, टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड, राइट। तो हमने ये बात की है, एक ऑपरेशन फॉर अ वेक्टर स्पेस आर और R2, or they may be R3 or R जनरलाइज केस Rn। अच्छा, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हो कि ये क्या बातें हो रही हैं, तो शुरू में नहीं समझ में आती, बाद में समझ में आना शुरू हो जाएंगी कि कोई भी चीज़ शुरू में समझ नहीं आती है। तो अभी तो मैंने कुछ समझाया ही नहीं है। तो अगर वो हम वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं, ये दीज आर द वेक्टर स्पेसेस, वेक्टर स्पेस। अच्छा, तो हमने अभी तक क्या डिफाइन किया, ही है u प्लस वी, टू वेक्टर्स एडेड टुगेदर, या फिर हमने डिफाइन किया k इंटू यू, के स्केलर मल्टीप्लाइड वेक्टर u मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर, दिस k इज अ स्केलर एंड u इज अ वेक्टर। तो फिर जो है वेक्टर में वो u प्लस v भी हो सकता है, फिर वो वेक्टर। तो वो जो एग्जियम सारे आपके जहन में अगर आ जाए, तो मैंने जैसा लिखा है उसको मुझे माफ कर देना भाई, k इंटू यू प्लस वी। लेकिन चीज तो समझ में आ रही है ना, राइटिंग की क्वालिटी को तो आप ना देखें। अच्छा, रिकॉर्ड हो रहा है? नो, यस, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा चले, सही है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था
अब हम बात कर रहे हैं इनर प्रोडक्ट की, इनर प्रोडक्ट की। तो इनर प्रोडक्ट मींस दिस टू वेक्टर्स मल्टीप्लाइड टुगेदर। अभी तक हमने कभी भी वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लिकेशन की बात वेक्टर स्पेस में नहीं की थी। टू वेक्टर्स मल्टीप्लाइड डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की बात तो हो रही थी, लेकिन वी haven't talked about a general product of vectors, and that is called, now we are just going into this detail of inner products. अच्छा, अब इनर प्रोडक्ट को मैंने आपको बता दिया, उसकी जो एक्सियम्स हैं वो कुछ कंडीशंस हैं, आई एम जस्ट स्किपिंग डायरेक्टली एंड डायरेक्टली गोइंग टू कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल बिटवीन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो वो हमारे पास जो है ये एक इक्वेशन है, और हमें पता है कि जब भी हम ऑर्थोगोनलिटी को चेक कर रहे होते हैं तो वी हैव दिस एंगल इज इक्वल टू 90, राइट। तो आई एम डायरेक्टली गोइंग डायरेक्टली टू दिस टॉपिक ऑफ 6.3 एन ऑर्थोगोनल सेट एग्जांपल। ऑर्थोगोनल सेट क्या होता है? ऑर्थोगोनल सेट मींस विच आर the vectors which are making an angle of 90 with each other, that is called the orthogonal set, orthogonal vectors. But here because we have here three vectors, तो अगर हम इसको कैसे चेक करेंगे कि ये either they are orthogonal or not, we will just multiply them together in an inner product way, and that is dot product। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, यानी आई को अलग, जे को अलग, आई 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 जो इसके जो कोफिशिएंट्स हैं, एंड देन जे के कोफिशिएंट्स, और फिर के कोफिशिएंट्स, अगर वो थ्री डायमेंशनल है तो सही है। तो वी व्हेन वी जस्ट चेक इट एंड वी कम आउट टू बी ऑल द कॉम्बिनेशंस इज इक्वल टू जीरो, द इनर प्रोडक्ट्स ऑफ वी1 एंड वी2। तो वी1 और वी2 को जरा करके देखो, जीरो मल्टीप्लाई बाय वन इज जीरो, वन मल्टीप्लाई जीरो इज जीरो, प्लस हो रहा है बीच में, जीरो मल्टीप्लाई बाय वन इज जीरो, so that means v into v2 is equal to zero। And in the same way, if you just go for checking up this also v1 and v3, it will be also be coming out to be zero, and when you will just go for multiplying v2 with v3, that will also become out that will also come out to be equal to zero। So how we check it? The orthogonality is checked by just multiplying। अच्छा, one more term is orthonormal vectors। what is the meaning of orthonormal vectors? देखें, ये वेक्टर जो हैं इनकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ, इसकी हाउ यू कैलकुलेट लेंथ, यू जस्ट लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मालूम करते हैं आप। जैसे हो गया ये दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, और इसको डिवाइड कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड लेंथ। ये जो है हमने मालूम किया है इसको नॉर्म, विच इज कॉल्ड नॉर्म। यहाँ पे ये वाले टॉपिक को देखें आप, यहाँ पे नॉर्म की जो हमने बात की थी थर्ड चैप्टर में, दिस इज नॉर्म 3.2 नॉर्म, दिस नॉर्म, राइट। तो ये नॉर्म, ये यहाँ से नॉर्म, नॉर्म इज डिफरेंट दिस लाइक दिस। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको अलग अलग हम स्क्वायर कर लेते हैं और निकाल लेते हैं ऑन द टर्म, ऑन द पैटर्न ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो यू नो, रिवाइज कर लें थोड़ा सा, 3.2 पे जाके यहाँ से नॉर्म डिफाइन कर लें, रिवाइज कर लें, एंड देन यू जस्ट गो डायरेक्टली कम डायरेक्टली टू 6.2 वेयर आई एम जस्ट डीलिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, तो अब व्हाट इज ऑर्थोनॉर्मल, ऑर्थोगोनल वर्सेस ऑर्थोनॉर्मल। अगर वेक्टर्स की लेंथ अगर वन है, तो दैट इज कॉल्ड ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स। अ सेट ऑफ वेक्टर्स which is here v1 and v2 are orthogonal vectors which we have already checked by just multiplying a dot product या inner product, they कि वो जीरो आ रहे हैं, तो that means that is the orthogonal vectors। बट अगर how we do know, how we just make it orthonormal vectors जिसमें हर वेक्टर की लेंथ भी जीरो वन हो, तो क्या करेंगे कि हर वेक्टर को उसके नॉर्म से डिवाइड कर देंगे। तो v डिवाइड बाई, यू सी दैट v1 और v2 को डिवाइड कर देंगे हम इसके नॉर्म से, तो वो हो जाएगा एंगल वन आ जाए, इसके इसकी नॉर्म वन आ जाएगा। तो किसी भी वेक्टर्स को, तो इसको जो है हम डिवाइड कर देंगे वन से, तो ये है ही वन, तो ये आ जाएगा, बिल्कुल यही वाला वेक्टर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो वेक्टर आएगा वो आगे सॉल्व किया हुआ है, वो मैं कर लेता हूँ। अच्छा, तो कंस्ट्रक्ट इन ऑर्थोनॉर्मल सेट। तो ऊपर वाला जो वेक्टर था उसके अंदर पहला वो जो v1 था, यू सी उसका नॉर्म वन था, इसका जो था वन प्लस वन स्क्वायर अपॉन में, तो लेंथ में तो अंडर रूट ले लिया, तो अंडर रूट टू आ गया, और इसका भी वन का स्क्वायर और माइनस वन का स्क्वायर, वन प्लस वन हो गया,
और वो अंडर रूट में अंडर रूट 2 आ गया, तो इसके लेंथ हो गए। तो हमने क्या किया कि V1 को भी डिवाइड कर दिया, V2 को भी डिवाइड कर दिया, और V3 को भी डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास ये तीनों वेक्टर्स जो थे, ये वाले, वो कुछ इस तरीके से आ गए। ये हमारी लेंथ 1 का वेक्टर है, V1 को इसके नॉर्म से डिवाइड कर दिया, 0,1 0, ये वही रहा क्योंकि नॉर्म 1 था। यहाँ पे नॉर्म जो था वो अंडर रूट 2 था, तो 1,0,1 था, उसको डिवाइड बाई कर दिया अंडर रूट 2 से। और इसी तरीके से ये जो वेक्टर था, ये था 1 और -1, तो यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट 2 आ गया और -1 अपॉन अंडर रूट 2 आ गया। तो दैट्स हाउ वी रीच्ड ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स, फ्रॉम द ऑर्थोगोनल वेक्टर्स टू ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स। तो हमें ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर बनाना हम आ गए हैं। तो अच्छा, क्या कह रहा है ये कि सेट V is S is equal to an orthogonal set of non-zero vectors is and then the linear product space then S is linearly independent। हाँ, तो अगर कोई सेट है जिसके ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, तो ये सारा जो सेट होगा, अगर ये सारे ही ऑर्थोगोनल सेट है, यानी V को V2 से करें, V2 को V3 से करें, V3 को V4 से करें, एंड देन सारे कॉम्बिनेशन कर लें और दे कम आउट टू बी, इनका आपस में जो है इनर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट निकले जीरो, तो हम समझेंगे कि वो इनर सेट ऑर्थोगोनल सेट है। तो ऑर्थोगोनल सेट मींस कि दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अगर आपको कहीं पे लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करना हो, तो आप इसका डॉट प्रोडक्ट चेक कर लें, और अगर वो ऑर्थोगोनल निकल आए तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। इट्स नॉट नेसेसरी अ कंडीशन, लेकिन ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आर नेसेसरीली लीनियरली इंडिपेंडेंट। यानी दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर हैं, दे आर डेफिनेटली, ये एक वेक्टर है, ये दे आर डेफिनेटली लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो सही है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसी तरीके से ये जो दो वेक्टर्स हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ये आर ऑल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अगर दो वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल साबित हो गए, तो ये ऑटोमेटिकली साबित हो गया कि दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो दिस इज द वेरी थ्योरम which is just saying it, that if set is equal to v1 v2 vn is an orthogonal set of non-zero vectors in an inner product space, then s is linearly independent। तो ये linearly independent हो गया। प्रूफ की बात नहीं करते हैं, हमने नहीं किया प्रूफ, सही है। अभी हम इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ऑर्थोगोनल बेसिस, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है हमारे पास, ये अभी हमने बनाया है। तो अब अगर हमें किसी भी सेट को ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, किसी भी कोऑर्डिनेट को ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के हिसाब से लिखना हो हमें, तो हमें जो है उसका एक सवाल करना है, और वो एग्जांपल है ये ये है 6.22 से। तो ये इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, सही है। तो अब ये देखेंगे, ये वाला जो जो सेट है इसके अंदर, I'm just trying to build up the very concept which is required from the very scratch, but I'm just doing it gradually। और मैं थोड़ा सा तेज भी जा रहा हूँ, लेकिन ये कि वो आपको मैं बता दूं कि V1 ओवर ये इसकी जो लेंथ है, नॉर्म है, स्क्वायर, इसके जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, ये ऑर्थो नॉर्मल, ये वेक्टर ऑफ यूनिटी, यूनिट वेक्टर बन जाता है ना। तो ये इस तरीके से, तो यहाँ से इसको रिप्लेस कर दिया इस पूरी चीज को, तो ये बन गया आपके पास, इसको डिवाइड करने से, तो वो बन गया ये वाली चीज V1 आ गया यहाँ पे। तो समझ में आ गई बात, कि यहाँ पे जो है ना, इज एन ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल बेसिस S1, S the set of vectors V1 V2 V3, but here the set of vector is orthonormal set of vectors। तो ये ऑर्थोनॉर्मल है। तो यहाँ पे V1 जो है क्यों ऑर्थोनॉर्मल हो गया, क्योंकि उसको आपने इसकी लेंथ से डिवाइड कर दिया है, और वो वाली चीज जो है वो इसके अंदर शामिल कर दी, तो फिर वो ये बन गया वेक्टर। तो अगर हमें ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स में हमें हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हो ऑफ U, तो इट कैन बी जस्ट रिटन इन दिस वे। अच्छा, चलें आगे चलते हैं। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को अगर ना भी समझ में आया तो आप छोड़ दें, इसको कोई मसला नहीं है। मैं जो है जो एक पर्टिकुलर चीज़ तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो क्या है। अच्छा, ये वाला सवाल, एक वेक्टर है आपका, कोऑर्डिनेट वेक्टर रिलेटिव टू ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ये कहाँ से आया है, ये सवाल आया है ऊपर से ना। तो ये ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स हैं, और इनकी देखें लेंथ कितनी है, इसकी ये ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी 1 है। इसकी लेंथ कितनी है, इसको आप कैलकुलेट करें, 4/5 स्क्वायर, माइनस तो ज़रूरत है, बता हो या ना हो पड़ता, और 3/5 स्क्वायर, तो इट विल जस्ट कम आउट दिस
दिस प्लस दिस स्क्वायर करके देख लें, मैं करके दिखाता हूँ आपको। मेरे पास कैलकुलेटर है, तो मैं डालता हूँ इसके अंदर, मैं इसके अंदर डालता हूँ 4/5, 4/5 स्क्वायर कर दिया, प्लस प्लस 3/, व्हाट इज इट, 3/5, 3/5 स्क्वायर कर दिया। तो ये क्या आ गया, सही है। तो ये हमारे पास आ गया, एक मिनट, थोड़ा सा मसला हो गया, ब्रैकेट नहीं लगाया, 4/5 से स्क्वायर करने में कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं। प्लस में ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, 3/5 को स्क्वायर लगाएंगे। तो ये स्क्वायर नहीं लगाया मैंने, कुछ और कर दिया, स्क्वायर लगाना है, ये स्क्वायर लगा दिया और ये बना गया। सही है, 3/, ये बना गया 4/, ये वाली चीज 3/। कैलकुलेटर में करके दिखाना चाहिए था यहाँ पे। अच्छा, इसी तरीके से ये भी एक यूनिटी वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है ये। तो दीज आर अ सेट ऑफ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ऑर्थोनॉर्मल है ये, ऑर्थोगोनल से हमने ऑर्थोनॉर्मल में चेंज कर दिया है। अब हमारा काम ये है कि हमें ये वेक्टर इन टर्म्स में लिखना है, इन वेक्टर्स की टर्म्स में लिखना है। तो इट बिकम्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड चेंज ऑफ बेसिस प्रॉब्लम, बट हैंडल्ड कंप्लीटली डिफरेंट वे, यू सी, कंप्लीटली डिफरेंट वे। तो अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कि इसे चेंज ऑफ बेसिस का प्रॉब्लम है। वो क्या है कि मुझे यहाँ पे ये जो चीज़ है ये बड़ी पसंद है, ये वाली चीज़, ये इनवर्स कैलकुलेटर है, और मुझे इनवर्स कैलकुलेटर चाहिए ऑफ ऑर्डर 3, और मैं इसको इन्वर्स फाइंड करूंगा। कैसे मालूम करूंगा, हाँ, इन्वर्स, इन्वर्स का ही है ये, और मैंने इसका लिंक दे दिया है आपको। तो आई विल जस्ट गो एंड पुट इन द वैल्यूज ऑफ दीज चेंज ऑफ बेसिस का जो प्रॉब्लम था ना, चेंज ऑफ बेसिस का, मैं उसको इस तरीके से हैंडल करूंगा। तो ये चेंज ऑफ बेसिस है, तो 0 1 0, 0 1 0 में लिखता हूँ इसको, 0 1 0, एक वेक्टर लिखा मैंने यहाँ से, और इसको छोटा कर लेते हैं तो हमें नज़र भी आता रहेगा, और हम इसको लिख भी देंगे यहाँ पर। और ये मैंने यहाँ से लिखा -4/5, और यहाँ पे 0, यहाँ पे ये वाला 0 था ना, और ये 3/5, 3/5, और यहाँ से लिखा मैंने 3/5, 0, 3/5, और ये यहाँ पे 0, और यहाँ पे 4/5, ऐसे ही है। ये वाला, ये देखो 4/5 है, ठीक है, 3/5, और इसको मैच कर लें, 0 और -4, और ये सही है, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट, ये कैलकुलेट कर लिया, तो ये आंसर आ गया हमारे पास। तो अब इसको जो है हम यहाँ पे डाल दें, अगर जो हमारे पास थी स्लाइड, तो इसको तो लिखना पड़ेगा। अच्छा, बहरहाल मैं लिख के बताता नहीं हूँ आपको, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, ये वाली जो मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स, न्यू, दिस मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें, इस मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करके करके देख लें एक और मैट्रिक्स से, और वो मैट्रिक्स होगी यहाँ पे, एक मैट्रिक्स और करके देखिए ना, आपको मतलब इन्वॉल्वमेंट भी तो चाहिए ना, कि मैं जो कह रहा हूँ वो आप करें भी तो। अगर आप करेंगे नहीं तो कैसे इन्वॉल्वमेंट होगी। ये वेक्टर है 1 1 1, तो ये वेक्टर, तो ये 1 1 और 1, तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, 3 वेक्टर्स आ जाएंगे, और वो वेक्टर्स होंगे ये वाले आंसर होंगे। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड चेंज ऑफ बेस का प्रॉब्लम, मैंने आपको बताया कि दिस इज अ चेंज ऑफ बेस ऑफ प्रॉब्लम, और वो वहाँ पे चेंज ऑफ बेस का हमें पता चलता है कि व्हाट वी डिड। अगेन आई जस्ट गो फॉर एक्सप्लेनिंग कि ये मैंने मैट्रिक्स डाली, उसका इन्वर्स ले लिया, तो हमारे पास एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स आ गई फॉर चेंज ऑफ बेस, और उसके अंदर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, द कोऑर्डिनेट्स फॉर स्टैंडर्ड बेस आर 3, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो इट कम आउट टू बी अ मैट्रिक्स ऑफ 3 रोज एंड 1 कॉलम। देखें, ये है 3/3 की, तो ये जो है वो है 3 बाई, नहीं, 3/3 की नहीं है ये है 3/1 की, तो ये तो मल्टीप्लाई नहीं होगी, तो आपको इसको जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय, ये बाई 3/3 की है ना, ये 3/3 की है, ये 3/3 की है, और ये है 3/1 की। समझ आ रही है बात, माफ करना यार, छोड़ो। ये है 3/3 की,
और ये है 3/1 की। तो ये जो है ये मैचिंग है 3 3, और रिजल्ट आएगा 3/1 का मैट्रिक्स आएगा, तो ये 3/3 की मैट्रिक्स आएगी, 3/1 की मैट्रिक्स आएगी ये वाली। और इधर यहाँ पे ये नंबर लिखे हुए होंगे ये। अब इसको इस वाले तरीके से कैसे करना है, इस वाले तरीके से, ये आपने एग्जांपल नंबर 5 पे देख लेना है कैसे करना है। ये वाला थ्योरम इस्तेमाल हो रहा है, ये वाला थ्योरम इस्तेमाल हो रहा है इज एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। और हमें अ, ये जो वेक्टर है ये समझ लें कि एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, ये तीसरा वेक्टर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, u को मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा v1 से। तो u को मल्टीप्लाई करेंगे v1 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये जो है हमारे पास आएगा u, देखिए आप समझे ना बात को मैं क्या कह रहा हूँ। u को मल्टीप्लाई करेंगे इनर प्रोडक्ट को v1 से, तो u इज वॉट 1 1 1 1 यहाँ पे। तो ये है, तो ये जो कोऑर्डिनेट है वो आ गया, अब ये वाला आ गया है। तो हुआ ये कि इनर प्रोडक्ट किया हमने u और v1 का, तो वो आया 1। तो ये हो गया 1 × v1। ये देखें यहाँ पे, ये 1 आ गया, v1 आ गया, और ये कितने बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। ये 1 के बराबर क्यों आ गया, ब्रैकेट u1, u और v1। देखें u इज 1 1 1 और ये क्या है v1। तो ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर 1 आ गया, ये यहाँ पे इस ब्रैकेट से पहले 1 चूंकि लिखा नहीं गया। अच्छा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे को u को आप मल्टीप्लाई करेंगे u2 से, v2 से, तो ये आ जाएगा दिस 1 1 है ना, को ये तो 1 × दिस एंड 1 × दिस, तो ये आ जाएगा 1/5। तो ये आपने v2 लिख दिया यहाँ पे, v2 कहाँ पर है, ये पूरा का पूरा v2 लिख दिया, ये ना, ये पूरा का पूरा v2। इसी तरीके से यहाँ पे v3 लिख दिया। ये करके u को v3 से मल्टीप्लाई कर दिया इनर प्रोडक्ट, तो 7/3 आ गया। तो ये आ गया आंसर। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, कोऑर्डिनेट्स, ये आंसर आ गया 1 यहाँ से, 1/5 यहाँ से, और 7/5 ये यहाँ से। तो दैट्स हाउ यू हैव जस्ट रिटन दिस 1,1,1 u इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स। ये बात थी हमारी तो ऑर्थोनॉर्मल एग्जांपल्स, ये एक और एग्जांपल है। ये भी मैंने कहा ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फ्रॉम ऑर्थोगोनल बेसिस। तो उसको हमने कैसे किया कि ये हमारे पास एक बेसिस है, ऑर्थोगोनल है, और इसको हमने डिवाइड करते चले गए इसके v1 से, इसकी नॉर्म से। तो ये हमारे पास बन गया, देखें। तो 0 को v1, तो v1 था, w1 था 0 2 0, लेकिन ये 2, इस पूरे का नॉर्म कितना आएगा, 0² + 2² + 0²। तो ये हो गया 2²। तो 2² का अंडर रूट कितना होगा, 2² का 2। तो फिर ये आ गया अंडर रूट, ये अंडर रूट 2, यानी 2², ये हो गया 2, ये क्या हो गया 2² और अंडर रूट। तो ये डिवाइड कर दिया आपको ने इसकी नॉर्म से, ये नॉर्म है, ये नॉर्म है। तो ये आ गया 2 प्लस, ये यहाँ पे मुझे कुछ मुश्किल लग रहा है कि ये इसके नॉर्म से ही कैलकुलेट किए इन्होंने। इसकी नॉर्म जो है 0, अच्छा इसका नॉर्म जो है ना सही तो है, इसका जो नॉर्म आया है 2 आया, तो 2 से डिवाइड हो गया। 2² का जो नॉर्म होगा वो ये इस पूरे वेक्टर का नॉर्म होगा, 0² + 2² + 0। तो ये 2 आ गया। तो 2² का अंडर रूट लिया तो 2 आ गया, तो 2 से डिवाइड कर दिया इसको, तो ये आ गया 1। और 0 को डिवाइड कर दिया 2 से, तो 0 ही आ गया। इस तरीके से इस नॉर्म को भी डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये वाला वेक्टर बन गया। और इसके नॉर्म से डिवाइड कर दिया, तो ये वाला वेक्टर बन गया। ये मैंने करके देखा हुआ है और सही रिजल्ट आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसका जो नॉर्म आएगा वो आएगा 18। तो 18 का जो है वो 3 बाहर आ जाएगा, 18 का जो है आ जाएगा 3√2, क्योंकि ये हो गया 3 अंदर, 2 बार 3 होगा तो 9 होगा ना, तो ये 18 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 18, 18। तो ये 3 बाहर आ गया ना, तो 3 बाहर आ गया, तो ये 3 से डिवाइड हो गया तो 1 हो गया यहाँ पे, ये 3 बाहर आ गया। तो ये 3 3 तो डिवाइड हो गया, तो अंडर रूट 2 रह गया, फिर यहाँ पर भी अंडर रूट 2 रह गया, और फिर इसी तरीके से इसका भी अंडर रूट 2 रह गया। तो वी हैव जस्ट कंस्ट्रक्टेड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फ्रॉम ऑर्थोगोनल बेसिस। अच्छा, अब जो है आगे चलते हैं। अभी भी हमारे पास जो है डायरेक्ट कोई चीज़ नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग यू
द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनोमल। ऑर्थोनोमल इज, फिर बताता हूँ मैं। ऑर्थोगोनल इज जस्ट लाइक वेक्टर्स, जस्ट लाइक वेक्टर्स जो कि 90 के एंगल पर है। ये, अब ये जो 90 के एंगल पे है, ये भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है इसके अंदर, ये तीसरा भी। लेकिन अगर इससे हमें बनाने हो ऑफ लेंथ 1, तो क्या हो जाएगा कि लेंथ 1, ये वाले वेक्टर्स। अब ये लेंथ 1 के जो वेक्टर्स होंगे, इसको आपने नॉर्म से डिवाइड कर दिया तो लेंथ 1 बन के, तो दिस सेट इज कॉल्ड ऑर्थो नॉर्मल सेट। ये बात पता हो गई। तो मैंने अभी आपको सिर्फ इतना बताया कि ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या होता है, ऑर्थोगोनल सेट क्या होता है, और ऑर्थोगोनल बेसिस से ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कैसे बनाते हैं, ये मैंने आपको बताया है। और ये वाला जो आपको मैंने ये थ्योरम करवाया है कि कैसे निकालते हैं, वो मैंने आपको इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन बताई है कि करना कैसे है, वो ऐसे निकालना है। आ, ठीक है। तो यू जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, यानी कि आपको यू लिखना है, यू के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं इन टर्म्स, कोई भी वेक्टर है आपका यू, और वो तीन होंगे इसके, तो इसकी जो इनर प्रोडक्ट निकालेंगे वी1 के साथ, फिर यू की इनर प्रोडक्ट निकालेंगे यू2 वी2 के साथ, डॉट प्रोडक्ट मतलब इनर प्रोडक्ट मीन्स डॉट प्रोडक्ट, और यू की निकालेंगे यूएन के साथ। तो इसके साथ ये वेक्टर्स यहाँ पे लिख देंगे। तो ये वाले सवाल आप कर लें, ये सवाल कर लें, इतनी देर में आप प्रैक्टिस करें, और फिर जो है नेक्स्ट दूसरी वीडियो देखें, इससे पहले ना देखें। ये दो सवाल आप कर लें और फिर वीडियो देखें, ताकि आपको बात समझ में आए, फिर आपको अगले स्टेप समझ में आए, फिर अगले स्टेप्स के बाद आप वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकें फाइनल का। समझ में आ गई बात? अल्लाह आपका हमें यहाँ से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देखें बेटा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस के बगैर नहीं होगा। आई एम जस्ट गिविंग यू द कॉन्सेप्ट एंड आई एम डायरेक्टली हेल्पिंग यू, बट विदाउट प्रैक्टिस तो आप हेल्प इस टॉपिक को समझ भी नहीं सकते। विदाउट प्रैक्टिस आपको टॉपिक समझ में ही नहीं आएगा ना। तो आपको कोई चीज़ समझने के लिए भी एक लेवल चाहिए होता है। ओके, अल्लाह हाफिज। नमाज की पाबंदी कीजिए।